Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic that is basically British foreign conquest. Now as far as this entire series is concerned, इसको I am going to wrap up by 15th of December. अब अगले 15 दिन में continuous videos will be there. 3-4 दिसंबर से बेसिकली कंटिन्यूस वीडियोस विल बी देयर बिकॉज बाकी की सारी एंगेजमेंट थोड़ी सी हॉल्ट करके रखी है मैंने. एंड ये सीरीज जो बाय द टाइम पीरियड ऑफ 15 दिसंबर आई विल बी रैपिंग अप बाय बेसिकली पुटिंग द बिगर वीडियोस. इट हैज़ बीन शेड्यूल्ड, तो इस बार कोई गड़बड़ इसमें नहीं होगी. बट इन एनीवेज अब तक हम लोगों ने ये पूरी जो सीरीज़ चालू करके रखी थी उसमें हमने देखा था कि कैसे फॉरेन अराइव्ड इन आवर कंट्री, उसमें ब्रिटिश बिकम क्वाइट सिग्निफिकेंट. लेटर ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम लेटर मुगल्स के अंडर का डिक्लाइन भी हम लोगों ने इलेबोरेटली कवर कर लिया. देयर आफ्टर वी मूव्ड towards how British conquered India. And ये conquered India में इंडिया का disintegration as well as integration. We started off the process from Bengal, Awadh, Delhi. Thereafter हम लोगों ने हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर, मराठा and thereafter सिख, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ को कवर अप करके रखा हुआ है. एंड दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो पैन इंडियन एम्पायर अब ब्रिटिशर्स ने बना के रखा हुआ था इन द बेसिकली एस्पेक्ट ऑफ डिफेंडिंग दिस पैन इंडियन एम्पायर, इन्होंने धीरे धीरे बेसिकली फॉरेन एरियाज़ को भी टारगेट करना चालू कर दिया. दैट इज़ बेसिकली ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ फॉरेन लैंड इन आवर कंट्री. ब्रिटिशर्स ने अफ़गानिस्तान को कॉन्कर करके रखा हुआ था. ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली तिब्बत, सिक्किम वाला एरिया, नेपाल वाला एरिया एंड इवन बर्मा वाला एरिया भी कैप्चर करके रखा हुआ था. एंड वी नीड टू सी दिस एंगल ऑल्सो कि अल्टीमेटली डिफेंस ऑफ इंडिया के चक्कर में ब्रिटिशर्स ने फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट की. अल्टीमेटली यही फॉरेन पॉलिसीज़ के वजह से इंडिया में आज भी कुछ प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, जैसे मैकमोहन लाइन हो सकता है, या फिर तिब्बतियन इशू हो सकता है, फिर इवन कश्मीर इशू हो सकता है, इवन अफगानिस्तान इशू वी कैन टॉक अबाउट. तो विल एंटर इनटू दिस एस्पेक्ट टुडे. अगेन अगले 2-3 दिन के लिए थोड़े से ब्रेक डाउन करके लेक्चर आई विल बी पुटिंग. 3-4 दिसंबर से थोड़े से बड़े वीडियोज़ जो है दैट आई एम गोइंग टू पुट. सो लेट्स मूव इनटू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट गाइस. अगर अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करते तो ऑब्वियसली इंडिया से लग के ही आपको दिखाई देगा अफगानिस्तान है. एंड अफगानिस्तान इज़ ऑलवेज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया. इनफैक्ट अफगानिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हम लोगों ने मीडिएवल पीरियड ऑफ टाइम से ही देखा हुआ है. दैट इज़ काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस. वी हैव सीन काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस इंडिया में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफेंसिव लाइन है. एक बार ये लाइन अगर आपके हाथ से निकल गई तो दिल्ली पे के ऊपर इन्वेजन करना एंड दिल्ली से अल्टीमेटली नाउ ब्रिटिशर्स के लिए कैलकाटा के ऊपर इन्वेजन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा. एंड दैट्स अ काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर दिल्ली में राइट नाउ कैलकाटा में बैठी हुई एंटिटी जो है हमेशा ध्यान रख के रखी हुई है. फॉर दैट पर्पज़ हमने देखा था कि इन्होंने बफर स्टेट बना के रखा था पंजाब को. पंजाब वॉज एक्टिंग एज अ बफर स्टेट ताकि अफगानिस्तान के थ्रू किसी का इन्वेजन ना हो. एंड अफगानिस्तान के थ्रू इन्वेजन होने का डर किसका था? ऑब्वियसली नेपोलियन बोनापार्टे. एंड देयर आफ्टर वी कैन इवन टॉक अबाउट रशिया. नेपोलियनिक थ्रेट वॉज बाय एंड लार्ज ओवर बाय 1815. नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू. But 1815 onward, now Russian threat was important. And in this Russian threat, we can talk about now, again British government was becoming cautious towards Afghanistan. And ये English clash with Afghanistan इसी एंगल में आपको दिखाई देगा. 1815 से लेके 1830-40 के बीच में अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज होना चालू हुआ. अफ़गानिस्तान जैसे ही डिस्टेबलाइज होगा यहाँ पे वापस से फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ेगा. प्रिसाइजली अब रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा. एंड अगर रशिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान वाले एरिया में बढ़ रहा है देन ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट. वाई इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट? बिकॉज एज ओल्ड थ्रेट टू द ब्रिटिश एम्पायर. इंडिया इनके लिए इंपॉर्टेंट कॉलोनी है, स्पेसिफिकली आफ्टर द लॉस ऑफ अमेरिका इन 1776, 1717, 1783 के अराउंड. एंड दैट्स व्हाई नाउ दे नीडेड इंडिया अंडर देम ताकि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू उनके कंट्री का ग्रोथ हो जाए. एंड दैट्स वाई रशिया को इंडिया में आने से रोकना है तो रशिया के अंडर अफगानिस्तान भी नहीं आना चाहिए. दैट रूसोफोबिया या फिर फोबिया अगेंस्ट रशिया अल्टीमेटली एंटेंगल्ड ब्रिटिशर्स इन दिस अफगानिस्तान. एंड अफगानिस्तान में इसी पीरियड ऑफ टाइम में 1810, 1820 ऑनवर्ड काफ़ी बड़ा सिविल वॉर भी हमको दिखाई देता है. इनफैक्ट अफगानिस्तान एक ज़माने में नादिर शाह के अंडर था, फॉलोड बाय अहमद शाह अब्दाली. बट अहमद शाह अब्दाली हिमसेल्फ वॉज सीवियरली डैमेज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद अल्टीमेटली Abdali could never recover from the shock that he had received in that battle because it was a total annihilation both for Marathas as well as Abdali. And Abdali died in 1765. Abdali के जाने के बाद उसका बेटा that is Taimur Shah came into power and Taimur Shah became the ruler or he remained the ruler till 1793. And Taimur Shah 1793 में मर गया. तैमूर शाह के जाने के बाद उसके टोटल 23 सन्स, उनमें सिविल वॉर चालू हुआ. इफ़ यू रिमेंबर इस्लामिक किंगडम में देर इज़ नो लॉ ऑफ सक्सेशन, तो ईच एंड एवरी सन विल हैव इक्वल क्लेम ऑन द थ्रोन.
एंड इन दैट कैपेसिटी हर एक बच्चे ने क्लेम करना चालू किया। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर दोस्त मोहम्मद, फात खान, ऐसे हम लोग को यहाँ पे दिखाई भी देते हैं जो किंग मेकर की रोल में आ गए। जैसा हमने देखा था कि लेटर मुगल्स में ये किंग मेकर एंड मल्टीपल ससेशनिस्ट वेयर देयर इन द मुगल किंगडम या फिर मुगल थ्रोन, वैसे ही चीज़ें इनमें भी चालू हो गई। एंड इसी पीरियड में फिर 1793 ऑनवर्ड ज़मान शाह बिकेम द रूलर। 1793 से 1801 के बीच में ही वॉज द रूलर। हमने ये भी देखा था कि इट वॉज विद द एक्सेप्टेंस ऑफ ज़मान शाह महाराजा रंजीत सिंह ने अपने अर्लियर कॉन्क्वेस्ट इन पंजाब करके रखे हुए थे, स्पेसिफिकली लाहौर वाले एरिया में। बट ऑब्वियसली इंटरनल सिविल वॉर में ही लॉस्ट हिज पोजीशन, अल्टीमेटली ही वॉज ब्लाइंडेड एंड उसको ब्लाइंड करने के बाद अल्टीमेटली ही बिकम अ पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड सेम थिंग वॉज विथ हिज सन एंड सक्सेसर दैट इज शाह अब्दाली, जो 1803 से लेके 1809 के बीच में अफगानिस्तान का रूलर था। अगेन इसके खिलाफ भी रिवॉल्ट हुआ एंड अल्टीमेटली ही ऑल्सो बिकम पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विद इन इंडिया। एंड दैट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंस जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन द अफगानिस्तान पॉलिटिक्स। 1793 ऑनवर्ड से लेके 120 तक आते आते देयर वर मल्टीपल रूलर्स इन अफगानिस्तान। एंड जब जब अफगानिस्तान में रिवॉल्ट होगा, द लूजिंग पार्टी यूज टू टेक हेल्प ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एंटेंगलमेंट विद अफगानिस्तान स्टार्टेड टू एनहेंस। फाइनली 1826 में दोस्त मोहम्मद, who was initially kingmaker, now became the emperor of Afghanistan. एंड दोस्त मोहम्मद ने 1829-1830 आते आते काबुल गजनी वाला एरिया कैप्चर कर लिया। तो काबुल, कंधार, गजनी ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टाउन्स हैं हिंदू कुश रेंजेस वाले। वाइल एंटरिंग इनटू इंडिया ये सारे दोस्त मोहम्मद के पास थे। एंड यही टाउन्स कैप्चर करने के बाद दोस्त मोहम्मद की नज़र अब बेसिकली पेशावर पे आनी चालू हो गई। दिस पर्टिकुलर पेशावर, इफ़ यू रिमेंबर, महाराजा रंजीत सिंह ने 1834 के अराउंड इसको कॉन्कर करके रखा था, बिकॉज सतलज वॉज नाउ साइंटिफिक फ्रंटियर। सतलज के नीचे आप उतर नहीं पाओगे। एंड सिंस सतलज वॉज साइंटिफिक फ्रंटियर, सतलज के नीचे आप नहीं जा पाओगे, तो ऑब्वियसली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सतलज के ऊपर वाले एरिया में कॉन्कर करोगे। तो 1800 से लेके या फिर 1809 से लेके 1838 के बीच में महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान, सिंध, thereafter even some part of the बलूचिस्तान, पेशावर एंड इवन कश्मीर वाले एरिया पंजाब में जोड़ के रखे हुए थे। ननतलेस इसी एंगल में आपको फर्स्ट अफगान वॉर होता हुआ दिखाई देगा। नाउ एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ब्रिटिशर्स को भी महाराजा रंजीत सिंह एज वेल एज अफगानिस्तान की टेरिटरी में इंटरेस्ट है। महाराजा रंजीत सिंह को पेशावर, कश्मीर एंड इवन काबुल में इंटरेस्टेड है। एंड काबुल में बैठा हुआ रूलर, काबुल कंधार में, दैट इज़ दोस्त मोहम्मद को अल्टीमेटली फिर पंजाब वाले एरिया में इंटरेस्ट है। एंड दैट इज़ अल्टीमेटली फर्स्ट अफगान वॉर होता हुआ हमको दिखाई दिया है। 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली 1833 के बाद वाला टाइम पीरियड है, तो ना गवर्नर जनरल। एंड गवर्नर जनरल बनने के साथ साथ इसी पीरियड में सेंट्रल यूरोप में बहुत सारी उलथाफुलत हो रही थी। इनफैक्ट 1830 में देयर वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपोल साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपोल जैसे ही यूरोप में साइन हो गई, उसके बाद यूरोप में हड़कंप मच गया, बिकॉज ब्लैक सी में, अज़ोव सी में रशियन प्रेजेंस बढ़ा। एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए इट वॉज नेवर अ गुड थिंग, बिकॉज अगर मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी में अगर रशियन प्रेजेंस बढ़ता है तो दे माइट हैम्पर ट्रेड ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़, एज वेल एज वो वाले एरिया में वार्म वाटर पोर्ट जो वो रशिया को मिल जाएंगे। अल्टीमेटली रशिया के ऊपर प्रेशर बना के इन्होंने लंदन कॉन्फ्रेंस की। एंड लंदन कॉन्फ्रेंस के थ्रू अल्टीमेटली रशिया को वापस से मेनलैंड रशिया में जाना पड़ा। दे हैड टू गिव अवे द राइट्स ओवर अज़ोव सी, ओवर ब्लैक सी एंड इवन मेडिटेरेनियन सी। रशिया इसी के वजह से ब्रिटेन के खिलाफ गया था बाई 1830-1831। एंड रशिया ने उसका बदला कहाँ पे निकालना चालू किया, सेंट्रल एशिया में। एंड सेंट्रल एशिया में इंकर्जन करने चालू किया। अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल एशिया का बाउंड्री है अफगानिस्तान। एंड दैट्स व्हाई देयर वर अलार्मिंग रिपोर्ट इन लंदन कि रशिया अगर यूरोप में हारा हुआ है तो दे माइट कैरी आउट देयर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अक्रॉस एशिया, प्रिसाइजली सेंट्रल एशिया। तो ये सारी चीज़ों के वजह से फाइनली हमको दिखाई देता है कि देयर वाज एंटी रशियन फीलिंग अक्रॉस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ये एंटी रशियन फीलिंग जो अक्रॉस रशियन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जा रही थी, उसमें बेसिकली इन लोगों को वही लग रहा था कि धीरे धीरे रशिया माइट टेक ओवर पर्शिया एज वेल एज अफगानिस्तान। एंड अगर रशिया पर्शिया एंड अफगानिस्तान को टेक ओवर करेगा, देन नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट विल बी इंडिया। एंड दैट्स वाई लंदन गवर्नमेंट में ही जो थिंकिंग चल रही थी उसमें हमको दिखाई देता है कि लॉर्ड पैल्मर्स्टन हु वाज ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी एंड देयर आफ्टर फिर इवन लॉर्ड ऑकलैंड हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दोनों ने फॉरवर्ड पॉलिसी एडवोकेट करना चालू किया।
कि रैदर देन वेटिंग रशिया कमिंग एंड टेकिंग ओवर अफगानिस्तान एंड पर्शिया, हम लोग ही डायरेक्टली वो एरिया में जाके अटैक कर लेते हैं। एंड इसके हम लोग को एविडेंसेस भी दिखाई दिए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेटर ऑन एंटायर अफगानिस्तान पॉलिसी जो फेल होने वाली है, ये वॉरफेयर भी फेल ही होने वाला है। ये फेल वॉरफेयर का जो जिम्मा है लॉर्ड ऑकलैंड के सर पे सबने डाल दिया। बट ऑब्वियसली लॉर्ड ऑकलैंड वॉज नॉट बेसिकली पर्सनैलिटी टू ब्लेम ओवर हियर। द पर्सनैलिटी टू ब्लेम ओवर हियर इज़ बेसिकली लॉर्ड पैल्मर्स्टन, हु वॉज ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर मेलबर्न को लिख के भी रखा हुआ था कि बाय टेकिंग अफगान अंडर आवर प्रोटेक्शन एंड इन गैरिसनिंग इफ नेसेसरी हेरात, वी शॉल रीगेन आवर एसेंडेंसी इन पर्शिया। ब्रिटिश एसेंडेंसी इन पर्शिया गिव सिक्योरिटी टू टर्की, जो पर्शिया के उस तरफ है, पर्शिया मतलब मॉडर्न डे ईरान, मॉडर्न डे ईरान के उसी तरफ आपको टर्की दिखाई देगा। एंड टेंड टू मेक सुल्तान मोर इंडिपेंडेंट एंड प्लेस द डार्डानल्स मोर सिक्योरली आउट ऑफ द ग्रास्प ऑफ ज़ार निकोलस। तो मतलब टर्की दर आफ्टर डार्डानस, डार्डानस किसको कनेक्ट करता है? अज़ोव सी को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है। तो मतलब टर्की, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, अज़ोव सी, पर्शिया, अगर ये सारा ही एरिया अगर अपने अंडर आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर रशिया भी इंडिया की तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगा। एंड फॉर दैट पर्पज़ वी नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड पर्शिया वाला एरिया, जो ब्रिटेन के फॉरेन पॉलिसी मेकर, दैट इज़ फॉरेन मिनिस्टर, दैट इज़ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन, इन्होंने ही बता के रखा। ब्रिटेन में फॉरेन सेक्रेटरी का मतलब फॉरेन मिनिस्टर ही होता है। अमेरिका में भी आपने देखा होगा कि फॉरेन सेक्रेटरी ही होते हैं, तो फॉरेन सेक्रेटरी इज़ दर फॉरेन मिनिस्टर, अपने वाला पंगा नहीं है वहाँ पे। अंडर आफ्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भी ऑकलैंड के ऊपर बेसिकली एक लेटर लिख के ऑकलैंड को बता के रखा हुआ था कि द टाइम हैज़ अराइव्ड एट विच इट वुड बी राइट फॉर यू टू इंटरफियर डिसाइडेडली इन द अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान। सच एन इंटरफेरेंस वुड डाउटलेसली बी रिक्वेसाइड ईदर टू प्रिवेंट द एक्सटेंशन ऑफ पर्शियन डोमिनियन और रशियन इन्फ्लुएंस। तो मतलब को अफगानिस्तान में कभी ना कभी तो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। एंड नाउ टाइम हैज़ अराइव्ड। एंड ये क्यों इंटरफियर करना है? बिकॉज पर्शिया का इन्फ्लुएंस या फिर रशिया का इन्फ्लुएंस जो अफगानिस्तान पे आएगा एंड इनके थ्रू रशिया अफगानिस्तान एंड इंडिया पे अटैक करेगी, वो रोकने के लिए आपको अफगानिस्तान में इंटरफियर करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि एक फॉरवर्ड पॉलिसी ब्रिटेन की तरफ बनी हुई है। एट द सेम टाइम अफगानिस्तान का रिस्पॉन्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज इवन दोस्त मोहम्मद वॉज अवेयर द एंग्जाइटी ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड ब्रिटिशर्स को अपसेट करना दोस्त मोहम्मद को भी बेसिकली ये अफोर्डेबल नहीं था। एंड दैट्स व्हाई दोस्त मोहम्मद पहले से ही वॉज एंशियस फॉर द फ्रेंडशिप ऑफ द ब्रिटिश। लॉर्ड ऑकलैंड जब इंडिया में आए थे तो उनको एक कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट, गिफ्ट भेजने का भी काम करके रखा हुआ था। एंड देयर आफ्टर दोस्त मोहम्मद ने एक कंडीशन भी रखी थी कि वी कैन हैव वेरी गुड रिलेशन विद द ब्रिटिशर्स, एक कंडीशन पे, पेशावर हमको वापस मिलना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स अपने दोस्त है महाराजा रंजीत सिंह, उनसे बोले पेशावर वापस दे दें या फिर ब्रिटिशर्स शॉल हेल्प अस इन रीगेनिंग पेशावर फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। लॉर्ड ऑकलैंड ने उल्टा रिप्लाई भेज दिया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, वी विल रिमेन न्यूट्रल। इट इज़ नॉट द प्रैक्टिस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट, even though they had did it under treaty of subsidiary alliance under for the numerous Indian king। अल्टीमेटली इसी एंगे पीरियड में रशिया एंड देयरआफ्टर पर्शिया जो है उनसे हेल्प लेने का दोस्त मोहम्मद ने डिसाइड किया। एंड वो हेल्प आने से पहले ही ब्रिटिश ने या फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना एक एजेंट जो है भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया? देन ऑब्वियसली काबुल में भेज दिया। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ बेसिकली अलेक्जेंडर बर्न्स। अलेक्जेंडर बर्न्स मिशन है। अलेक्जेंडर बर्न्स मिशन को भेजा तो गया था इन ऑर्डर टू इन्हांस फ्रेंडशिप विद दोस्त मोहम्मद, बट इसका एक्चुअल पर्पज़ वही था कि पॉलिटिकल कंडीशन गेज करे एंड देखे कि कई इंटरनल राइवलरीज तो नहीं है जिसको हार्नेस कर सके ब्रिटिशर्स, जैसे दे हैड डिड फॉर इंडियन रूलर्स। अल्टीमेटली बर्न्स ने रिपोर्ट वही करके रखा था कि अफ़गान के आमिर वही चाहते कि महाराजा रंजीत सिंह से पेशावर वापस मिले, बट अल्टीमेटली ऑकलैंड ने वही बोला कि भाई पेशावर तो मिलने वाला नहीं है। और इसी पीरियड में हमको दिखाई देता है कि बर्न्स मिशन जब फेल हो रहा था, रशियन मिशन इनके कोर्ट में आया, दोस्त मोहम्मद के कोर्ट में। एंड दोस्त मोहम्मद के कोर्ट में जो रशियन मिशन आया था कैप्टन विक्टेविच का, दे हैड प्रॉमिस्ड एवरीथिंग टू दोस्त मोहम्मद। एंड इन दैट कैपेसिटी रशिया के अंडर जो पर्शिया भी आ चुकी थी, उनके साथ अल्टीमेटली इन्होंने हेरात वाला एरिया जो है कैप्चर भी करके रखा हुआ था। तो बाय एंड लार्ज दोस्त मोहम्मद हैड रिसीव्ड एश्योरेंस फ्रॉम रशियन फोर्सेस एंड इन दैट कैपेसिटी लॉर्ड ऑकलैंड के पास अब ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। ही हैड टू ऑप्शन, एक तो पहले अफगानिस्तान के ऊपर के सारे ही प्लान अबैंडन करे एंड देयर आफ्टर डिफेंसिव मेजर पंजाब वाले एरिया में लगाए, या फिर वी कैन टेक फॉरवर्ड पॉलिसी जो ब्रिटेन में पहले ही अप्रूव्ड है एंड वी कैन एंटर इनटू अफगानिस्तान एंड डिफीट अफगानिस्तान वंस एंड फॉर एवर।
अल्टीमेटली लॉर्ड ऑकलैंड वेंट फॉर द सेकेंड पॉलिसी एंड अंडर दिस पॉलिसी पहले महाराजा रंजीत सिंह से कांटेक्ट किया। 1838 में एक ट्राईपार्टाइट अलायंस साइन की गई। शाह शुजा वॉज अ फ्यूजिटिव प्रिंस ऑफ अफगानिस्तान, महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ट्राईपार्टाइट अलायंस में यही डिसाइड हुआ था कि सबसे पहले शाह शुजा को नया किंग या फिर आमिर ऑफ अफगानिस्तान बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख। इन रिटर्न शाह शुजा क्या करेगा, महाराजा रंजीत सिंह का जो क्लेम है पेशावर तक, उसको परमिशन दे देगा। मतलब राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर अप टू हिंदू कोश रेंजेस, ये सारा एरिया इंक्लूडिंग पेशावर महाराजा रंजीत सिंह का होगा। देयर आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह एंड देयर आफ्टर इंग्लिश के एडवाइस से ही अपने फॉरेन अफेयर रिलेशन शाह शुजा कंडक्ट करेगा। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली सिंध वाले एरिया में, बलूचिस्तान वाले एरिया में भी देयर विल बी नो क्लेम ऑन द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान रूलर शाह शुजा। अल्टीमेटली अलायंस साइन हुई एंड अलायंस साइन करके इन लोगों ने डायरेक्ट इन्वेजन करना चालू कर दिया। फॉर दैट पर्पज सितंबर 1938 में ट्राईपार्टाइट आर्मी, शाह शुजा के छोटे मोटे फोर्सेस बट मैक्सिमम फोर्सेस पंजाब के, दैट इज़ बेसिकली सिख रेजिमेंट वी कैन से, अंडर महाराजा रंजीत सिंह एंड देयर आफ्टर ब्रिटिश रेजिमेंट ज्वाइन हुई। बट जैसे ही फिरोजपुर के अराउंड असेंबल हुए, फिरोजपुर इज़ इन पंजाब, वहाँ पे असेंबल होने के बाद रशिया को पता चला कि भाई देयर इज़ अ वॉर इन दी ऑफेंज। एंड जैसे उनको पता चला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस अलॉन्ग विथ महाराजा रंजीत सिंह आर मार्चिंग टूवर्ड्स अफगानिस्तान, उन्होंने फटाक से अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करना चालू कर दिया। पहले तो जो हेरत को सीज करके रखा था पर्शियन फोर्सेस ने, वो सीज हटाया। एंड देयर आफ्टर हमको दिखाई देता है कि अल्टीमेटली काबुल से जो कैप्टन बिकतेविक बैठे हुए थे उनको भी वापस बुला लिया। तो जो ओरिजिनल इरिटेंट थे, रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, दे वेर गॉन बाय द टाइम पीरियड दे वेर मार्चिंग टूवर्ड्स अफगानिस्तान। एंड दैट्स वाई जब फिरोजपुर में आर्मी थी तब अल्टीमेटली ऑकलैंड के पास वापस से वही ऑप्शन थे कि सिंस रशिया हैड टेकन अ बैक इट्स डिसीजन टू बेसिकली एनहेंस इट्स फुटप्रिंट इन अफगानिस्तान, तो हम लोग बेसिकली क्या करें, वापस चले जाए घर पे कैलकाटा में, पंजाब में, या फिर वी कैन कैरी फॉरवर्ड दिस फॉरवर्ड पॉलिसी। एंड अल्टीमेटली ऑकलैंड डिसाइडेड कि उनकी फॉरवर्ड पॉलिसी को वो कंटिन्यू रखेंगे। अल्टीमेटली ऑकलैंड, जो गवर्नर जनरल ऑकलैंड, ही वांटेड कि ये पूरा एरिया अफगानिस्तान वाला अगर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाता है तो फ्यूचर में नेपोलियनिक वॉरफेयर या फिर इवन रशियन वॉरफेयर, ऐसी वाली कोई भी समस्या इंडियन के लिए या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं आएगी। एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली ही गेव ऑर्डर टू द ब्रिटिश आर्मी टू मार्च अहेड। फाइनली ब्रिटिश आर्मी मार्च्ड अहेड। अगस्त 1839 में काबुल फेल। दोस्त मोहम्मद को अरेस्ट करके कैलकाटा में भेजा गया एज अ प्रिजनर एंड अल्टीमेटली शाह शुजा को आमिर ऑफ अफगानिस्तान डिक्लेयर कर लिया। हाउएवर, शाह शुजा को भले ही आमिर ऑफ अफगानिस्तान डिक्लेयर कर लिया, बट शाह शुजा वॉज ऑलवेज अ फॉरेन पर्सन फॉर द अफगानिस्तान रूलर। अफगानिस्तान की सोसाइटी एक ट्राइबल सोसाइटी है, किथन किनशिप पे चलने वाली सोसाइटी है। एंड दे नेवर लाइक द इंटरफियरेंस जो ब्रिटिशर्स का इनके कोर्ट में था। ब्रिटिशर्स का तो था ही, ऊपर से महाराजा रंजीत सिंह का भी उतना ही इन्फ्लुएंस इनके कोर्ट में बढ़ा बिकॉज ऑफ द शाह शुजा। एंड अल्टीमेटली शाह शुजा के खिलाफ 1839 से 1841 में मल्टीपल रिवॉल्ट हुए। फाइनली दिसंबर 1841 में हमको दिखाई देता है कि सारे ही अफगान के आमिर एक साथ आए और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जो है उनका मैसेकर करना चालू किया, जिसमें रफली वी कैन से डैट कि 15 से 16 हज़ार ब्रिटिश आर्मी के फोर्सेस मारे गए। शाह शुजा हिमसेल्फ वॉज लेटर ऑन असैसिनेटेड। एंड अल्टीमेटली ये सारे फियास्को के बाद लॉर्ड ऑकलैंड हैड नो अदर ऑप्शन बट टू रिकॉल द एंटायर आर्मी। ही एक्सेप्टेड द फेलियर ऑफ द मिशन। दोस्त मोहम्मद जो कैलकाटा में बैठा हुआ था उसको रिलीज़ किया गया एंड दोस्त मोहम्मद को वापस भेजा गया इन 1842 इनटू अफगानिस्तान। एंड फाइनली इंडिया में जो ऑकलैंड थे वो भी चले। ऑकलैंड की जगह लॉर्ड एलनबर्ग केम इनटू द हॉराइजन। तो लॉर्ड एलनबर्ग 1842 में फाइनली बिकेम द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड विथ अराइवल ऑफ द लॉर्ड एलनबर्ग एंड डिपार्चर ऑफ जनरल ऑकलैंड, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉरफेयर ख़त्म हो गया। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉरफेयर इट वॉज अ फियास्को ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। ऐसा माना जाता है कि उस ज़माने के ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए ब्रिटिशर्स ने इसमें खर्च कर दिए एंड अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। मोर देन 20,000 सोल्जर्स वेर मैसेकर्ड एंड इंटरनेशनल लेवल पे इसके वजह से जो फेस लॉस हुआ, बदनामी हुई, वो अलग से। एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स नाउ डिसाइडेड कि दे विल नेवर इंटरफेयर इनटू अफगान पॉलिटिक्स अगेन। एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ पॉलिसी ऑफ द मास्टरली इनएक्टिविटी हेंसफोर्थ जो लॉर्ड एलनबर्ग के अंडर ही हमको दिखाई देती है। हाउएवर दैट इज़ समथिंग दैट वी विल डिस्कस नाउ टुमारो। आज के लिए वही रोकेंगे
आज हम लोगों को पहला एंग्लो अफगान वॉर ही देखना था। तो रिमेनिंग ऑफ द टॉपिक जो है उसको मैं कल कंटिन्यू करूँगा।